हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर री एग्ज़ाम के लिए जीएस टेस्ट सीरीज और ये तीसरे नंबर की टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये दोनों टेस्ट के जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हैं और वीडियो जो है ये यूट्यूब पे आपको मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। साथ ही जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 दिसंबर को पेपर आपका डिसाइड है और इसी को मान करके तैयारी करिए ताकि आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो सके। सिलेबस ज़्यादा है और रिवीजन भी करना है, तो इसको देखते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से किस देश ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों से मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों को भेजने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है। ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन है इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा जो है किस देश के द्वारा किया गया है, तो ऐसा इजराइल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें एनएसडीसी के सहयोग से इजराइल में निर्माण गतिविधियों के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों की भर्ती कर रही हैं, जो आकर्षक अवसर प्रदान कर रही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसी विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रेंच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच ने। कैप्टन लुइस नोएल के नेतृत्व में फ्रांसीसी मार्चिंग दस्ते ने 6 भारतीय सैनिक और फ्रांसीसी विदेशी सेवा के 6 नेपाली शामिल थे, जो गणतंत्र दिवस परेड 2024 में अपनी भागीदारी दर्शाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय तेल और गैस कंपनी को हरित ऊर्जा पहल के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी मिली? किसको मिली है? तो ये मिली है तेल और प्राकृतिक गैस निगम को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी ने ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड की स्थापना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त कर ली। सहायक कंपनी का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन, नवीनीकरण ऊर्जा और जैव ईंधन सहित गैस व्यवसाय और स्वच्छ ऊर्जा पहल पर केंद्रित करना है। ओएनजीसी ने 2035 तक 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2 मिलियन टन हरित अमोनिया उत्पादन हासिल करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निशा पाहुजा की फिल्म टू किल अ टाइगर को ऑस्कर 2024 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ऑप्शन बी है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म या फिर सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र की कैटेगरी में नामित किया गया है। तो निशा पाहुजा की टू किल अ टाइगर ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर 2024 नामांकन अर्जित किया। यह डॉक्यूमेंट्री एक भारतीय किसान की बेटी के क्रूर यौन उत्पीड़न के बाद न्याय के लिए कानूनी लड़ाई पर केंद्रित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित प्रतिबंधों के बारे में चिंताओं पर विपक्ष की आलोचना का सामना करने वाले किस देश की संसद ने हाल ही में ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रीलंका। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। श्रीलंकाई संसद ने 2 दिवसीय बहस के बाद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक की मंजूरी दे दी, जिसके पक्ष में 108 और विपक्ष में 62 वोट पड़े। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की संसद ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने के प्रयास का समर्थन किया? स्पेन, फिनलैंड, टर्की या फिर यूक्रेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो तुर्की की संसद ने स्वीडन की नाटो सदस्यता का समर्थन किया, जो गठबंधन में शामिल होने के स्वीडन के प्रयास में एक महत्वपूर्ण विकास का संकेत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया? ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन है नाटो, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ या फिर आसियान। तो इसको यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि नाटो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने स्टीट फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया, जो शीत युद्ध के बाद से इसका सबसे व्यापक सैन्य अभ्यास है, जिसमें 90,000 से अधिक विमान शामिल हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, छत पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए उधार देने की योजना के साथ किस संगठन को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, REC, PFC, NTPC या फिर NHPC। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा REC। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। महारत्न बिजली वित्त कंपनी यानी कि REC जो है यह महारत्न कंपनी है। REC लिमिटेड को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस पहल का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करना है। REC लिमिटेड ने CMD विवेक कुमार देवांगन के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की तैयारी की है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जा रहे इनसैट 3DS उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन है खगोलीय अवलोकन और अंतरिक्ष अन्वेषण, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन, संचार एवं प्रसारण सेवाएं या फिर नेविगेशन और भूस्थानिक मानचित्रण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन। तो इसरो द्वारा लॉन्च के लिए निर्धारित इनसैट 3D मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करता है। यह मौसम विज्ञान उपग्रह सामाजिक लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक आयोजित करने के लिए तैयार है? ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ओमान या फिर ईरान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सऊदी अरब। तो भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो सदा तनसीक नामक युद्धाभ्यास होता है, और इस अभ्यास में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज और भारतीय सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की एक बटालियन शामिल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस संस्थान के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की? तो हीरक जयंती कब मनाई जाती है? तो 75 वर्ष जब कंप्लीट हो जाता है तो हीरक जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, संसद, दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर विधि विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। तो प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट और डिजिटल कोर्ट 2.0 जैसी नागरिक केंद्रित तकनीकी पहलों पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। ये प्रगति सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के अवसर पर उसके भीतर कानूनी प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नई UPI भुगतान सीमा क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए और ऑप्शन डी है 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों के UPI भुगतान सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, जैसा कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मौद्रिक समिति की घोषणा के दौरान घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रगति को चिन्हित करते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। कैप्टन शिवा चौहान, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, कैप्टन सोनिया नारंग या फिर कैप्टन गीतिका कौल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी कैप्टन गीतिका कौल। तो कैप्टन गीतिका कौल एक महिला सेना चिकित्सक ने सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है, जो भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को $250 मिलियन की ऋण सुविधा प्रदान की है?
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है इथोपिया या फिर ऑप्शन डी है केन्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केन्या। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो की यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी कि भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को $250 मिलियन की ऋण सुविधा दी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा से जुड़े हाल ही में मार्स रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बने? श्रेया गुप्ता, अक्षता कृष्णमूर्ति, अर्जुन पटेल या फिर प्रिया सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो MIT से विशेष डिग्री के साथ डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अपने समर्पण और विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए नासा में अपने पहले काम के हिस्से के रूप में मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संगठन हाथियों की सुरक्षा के लिए AI आधारित समाधान गजराज प्रणाली लागू कर रहा है? तो ये जो लागू किया जा रहा है किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय रेल, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट या फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भारतीय रेल द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। तो गजराज प्रणाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित समाधान है जिसे रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत के रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जो वन्यजीव संरक्षण में एक अग्रणी कदम का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका प्रतिबंधों में ढील के बाद भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? ईरान, रूस, सऊदी अरब या फिर वेनेजुएला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अमेरिकी प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाए जाने के बाद भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे मध्यस्थ भी शामिल हैं। संभावित प्रत्यक्ष बिक्री के लिए भारतीय कंपनियों और वेनेजुएला के PDVSA के बीच सीधी बातचीत की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट की योजना का अनावरण किया? किस संस्था के द्वारा किया गया? तो यह किया गया है इसरो के द्वारा यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसरो भारत के उद्घाटन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? थियरी मैथो, के सिवन, BR ललितांबिका या फिर मलायस्वामी अन्नादुराई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा BR ललितांबिका को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसरो भारत के CNES और इसरो के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पहचानी जाने वाली BR ललितांबिका को फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लीजन डी ऑनर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा दक्षिण एशियाई देश समलैंगिक विवाह का मामला दर्ज करने वाला पहला देश बन गया है? तो नेपाल, भारत, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। कौन बना है? तो यह बन गया है नेपाल। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेपाल ने 2015 के संविधान में स्पष्ट रूप से बताए गए LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की पुष्टि करते हुए डोरडी ग्रामीण नगर पालिका लामजंग जिले में पहले समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से पंजीकृत करके इतिहास रच दिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि IOR में सक्रिय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है? ऑप्शन देखते हैं, नेविगरो, सागर सेक, महासागर या फिर मैरीटाइम प्लस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन से महासागर भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल का नाम है, जो क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास के लिए समुद्री प्रमुखों के बीच उच्च स्तरीय आभासी बातचीत को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वीकृत पहल प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि PM जनमन का फोकस क्या है? तो PM जनमन का जो फोकस है, ऑप्शन देखते हैं, अनुसूचित जनजाति, कृषि आधुनिकीकरण, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या फिर ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा। तो इसका जो उद्देश्य है यह है
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन पहल का उद्देश्य विशेष रूप से 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर सहारनपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारनपुर में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के दूरसंचार और प्रौद्योगिकी नवाचार में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए सहारनपुर में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन ने लंदन से न्यूयॉर्क के लिए दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ान पूरी की? किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक, अमेरिकन एयरलाइंस या फिर अमीरात? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वर्जिन अटलांटिक के द्वारा ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त की गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वर्जिन अटलांटिक ने लंदन से न्यूयॉर्क तक दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF उड़ान का संचालन करके इतिहास रच दिया, जिसने विमानन उद्योग की स्वच्छ और अधिक टिकाऊ विकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेन्नई स्थित कौन सा स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निबाण नामक दुनिया के पहले 3D मुद्रित इंजन का उड़ान परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन देखते हैं, रॉकेट लैब्स, अग्निकुल, स्काई स्पेस इनोवेशन या फिर स्टार लॉन्च डायनेमिक्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अग्निकुल, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल अग्निबाण नामक दुनिया के पहले 3D मुद्रित इंजन का उड़ान परीक्षण करने के लिए तैयार है, जिसमें वर्ष के अंत तक एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक मिशन निर्धारित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्रशक्ति 2023 दोनों देशों की सेनाओं और वायुसेना के सैनिकों को एक साथ लाते हुए कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन देखते हैं, नई दिल्ली, कोलंबो, पुणे या फिर चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में। तो मित्रशक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसमें भारतीय और श्रीलंकाई सेना और भारतीय वायुसेना के सैनिक शामिल हैं, पुणे के दक्षिण कमान विदेशी प्रशिक्षण नोड में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या फिर उत्तर प्रदेश का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पंजाब का। दधेरी लुधियाना जिले पंजाब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यह एक पर्वतीय पुरास्थल है। यह स्थान आर्य आगमन काल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं जो आर्य संस्कृति की विशेषता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे जो सही कालानुक्रम हो जाएगा ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य। शंकराचार्य का काल 8वीं सदी थी, रामानुजन का जो था रामानुज का 11 से 12वीं सदी थी और चैतन्य का था 15वीं सदी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो यह किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो ये कौन सा अभिलेख है? तो ये अभिलेख है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो रुद्रदामन 150 ईस्वी के जूनागढ़ शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में सिंचाई हेतु एक बांध का निर्माण करवाया था। इससे यह पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारत के पश्चिमी भाग में भी था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्हड़ की राजतंत्रण के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सामान्य जन चावल तथा उत्पल साग कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी खाते थे। दूसरा कथन है, हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी आम पोशाक शुरू की जो राजा की शोभा थी, जिसमें एक लंबा कोट शामिल था। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राजतरंगिणी के बारे में बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अश्वारोही सेना के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लोहे की रकाब ने कौचित योद्धा को बिना गिरे अश्व पर दृढ़ता से बैठने को संभव बनाया था।
दूसरा कथन है कि लोहे लोहे के रकाब की वजह से अश्वरोही बिना संघात के झटके के कारण गिरे, शरीर के पास बल्लमों को कसकर पकड़े हुए धावा यानी कि आक्रमण भी कर सकते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में अश्वरोही सेना के युद्ध से संबंधित दोनों कथन सही हैं। लोहे की रकाब ने कवचित योद्धा को बिना गिरे अश्व पर दृढ़ता से बैठने को संभव बनाया था। साथ ही लोहे की रकाब की वजह से अश्वरोही बिना संघात झटके के कारण गिरे, शरीर के पास बल्लमों को कसकर पकड़े हुए मतलब आक्रमण भी कर सकते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्रायः निम्नांकित का अंकन है। तो किसका अंकन है? तो इस पे जो है पूर्व भाग पर देवी लक्ष्मी और पृष्ठ भाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि गौर शासक मोहम्मद गौरी, जिसने अपने सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बनाया था, के सिक्के पर सिक्के जो है स्वर्ण से निर्मित थे। उसके एक भाग पर विष्णु पत्नी देवी लक्ष्मी और दूसरे भाग पर मोहम्मद शाम नागरी अक्षरों में लिखा प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए हैं। इनका कारण क्या था? तो इनका कारण था विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के इतिहास में संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए हैं। इसका कारण दक्षिण भारत में विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है किसका संदर्भ? ऑप्शन है गांव का मुखिया, वरिष्ठ असैनिक कर्मचारी, करद प्रधान या फिर सेना कमांडर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सेना कमांडर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमर नायक जो थे यह सैनिक कमांडर थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन कारण नीचे दिया हुआ है। तो कथन है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण क्या है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये सही है, यानी कि आर ए और आर, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध। तो यहाँ पे बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल सही है, हुमायूं चौसा का युद्ध भी सही है और अकबर हल्दी घाटी का युद्ध सही है। जबकि जहांगीर जो है या बल्ख का युद्ध सही नहीं है, क्योंकि बल्ख का युद्ध जो हुआ था या बल्ख का युद्ध यहाँ पे 1646 में शाहजहाँ के काल में हुआ था, ना कि जहांगीर के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल के हिंद फारसी यानी कि इंडो पर्शियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से प्रयुक्त किए जाते थे? ऑप्शन देखते हैं, रैयत, असामी, मुजरियान या फिर मजूर। तो यहाँ पे रैयत, असामी और मुजरियान जो है किसानों को कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल के इंडो फारसी स्रोतों में एक कृषक को सबसे अधिक बार इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द रैयत या मुजरियान था। इसके अलावा हम किसान या आसामी शब्दों को भी देखते हैं। 17वीं शताब्दी के स्रोत दो प्रकार के किसानों का उल्लेख करते हैं, खुद कास्त और पाही कास्त। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राक्षसी तगड़ी युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव था। दूसरा कथन है कि इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवल था। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला दूसरा कथन दोनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो राक्षसी तगड़ी युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक जो था सदाशिव था। युद्ध की शुरुआत बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने विजयनगर से रायचूर, मुदगल, अदोनी आदि किलों की वापसी मांग के द्वारा ही की, जिसको रामराय ने ठुकरा दिया। सेवल इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक में राक्षसी तगड़ी या तलिकोटा युद्ध का वर्णन किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो पांडिचेरी फ्रेंच से संबंधित था। गोवा जो है या पुर्तगालियों से संबंधित था। और ट्रावनकोर या
डेनिश यानी कि डेन से संबंधित था। सतराष्ट्र जो था यह डच से संबंधित था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो कि यहाँ पे ये कथन गलत नहीं है, ये 1813 के द्वारा किया गया था। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी के हिस्सों में लागू किया गया। दूसरा कथन यहाँ पे है कि चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों और भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया। तीसरा है कि चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है, कूट का प्रयोग करके यहाँ पे सही आंसर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तिमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था। तो 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच जो क्रांति कहा गया था किसके द्वारा, तो टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी। इस क्रांति को आउटरम ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह तथा मजूमदार ने सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का जो अति महत्वपूर्ण पहलू था यह था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन्होंने लोगों से सीधे संपर्क बना लिए थे और जिस भाषा को वह समझते थे उसी भाषा में वे उन किसानों के हितों के बारे में बात करते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग का दामिनी कोह के रूप में सीमांकन किया। 1810, 1793, 1885 या फिर 1832। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी 1832 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1832 में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग दामिनी कोह के रूप में सीमांकन किया। दामिनी कोह राज महल की पहाड़ियों में बसा एक क्षेत्र था जिसमें आदिम जनजातियों के 3 समूह सौरिया पहाड़ी, कुमार भाग पहाड़ी और मल निवास करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1930। गांधी इरविन समझौता 1931, नेहरू रिपोर्ट 1928 और चौरी चौरा हत्याकांड तो ये हो जाएगा आपका 1922, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था 1922 में। तो इसका जो सही कालक्रम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका आएगा चौरी चौरा, फिर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट और फिर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 3 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नंदा देवी, तो नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा। मकालू जो है या नेपाल में। तो इसका जो सही कूट 2 1 3 हो जाएगा। 2 1 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं। नदी ये है, दूसरी तरफ सहायक नदियाँ हैं यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। दूसरा है ब्रह्मपुत्र, मानस, सुबनसिरी, तीस्ता, सनकोस और रैदाक। नेक्स्ट है राबी, दिहांग, लोहित, धनसिरी, लोहित, कलांग या फिर कपली। चौथा है नर्मदा, भीमा, तुंगभद्रा। अब यहाँ पे नीचे दिया गया कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला दूसरा, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि
यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, और दूसरा है ब्रह्मपुत्र, मानस, सुबनसिरी, तीस्ता, संकोस और रैदाक। ये दोनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 सही हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि दिहांग, लोहित, धनसिरी, लोहित, कलांग, कपली, रावी की, तो गलत है। और नर्मदा जो है, भीमा, तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक है, नर्मदा की नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। पहला दूसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कथन है, जल संभर जो है ये छोटी नदियों के क्षेत्र को कहा जाता है, बड़ी नदियों के नहीं, तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है कि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, गलत है। बड़ी नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, तो यहाँ पे दूसरा कथन भी सही गलत है। तीसरा है कि नदी द्रोणी या जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भाग या संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे केवल जो है तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। दूसरा है, यह मैदान लेटेराइट मृदा से बना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सत्य है, दूसरा यहाँ पे असत्य है, सिर्फ पहला यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारत का उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यह जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग है। लेटराइट मृदा से नहीं बना है, जलोढ़ मृदा से बना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। इस दौरान बहुत से कारखानों के कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिसमें अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल का लगातार 3 माह से अधिक समय तक बंद रहा। इस आंदोलन के दौरान कुछ भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन नहीं किया है, जिसमें प्रमुख हैं मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण। कथन है कि गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। कारण क्या है कि चौरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोकने का कारण बनी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। ये सफलतापूर्वक 1920 से फरवरी 1922 तक चला, परंतु 5 फरवरी 1922 को गुस्साई किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर स्थित पुलिस थाने पर हमले से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने इसे बीच में ही रोक देने का आदेश दे दिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित थे, तो सूर्यसेन। और काकोरी षड्यंत्र से रामप्रसाद बिस्मिल जी संबंधित थे। लाहौर षड्यंत्र से जतिन दास थे। और गदर पार्टी से कौन थे, तो गदर पार्टी से थे लाला हरदयाल। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। ऊपर नीचे दिया हुआ है तो मिलाना उतना ईजी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सही कोड। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे 1883 ईस्वी में क्या हुआ था, तो यह हुआ था कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि 1 का चौथा हो जाएगा। और 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तीसरा हो जाएगा। 1927, तो 1927 में क्या हुआ था, तो 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। और 1932 में तो व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, ये भी सही है। और यहाँ पे ऑप्शन डी है कि उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, गलत है, क्योंकि उन्होंने सहमत की आयु विधेयक का
विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना इसमें से सबसे पहले हुई है? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। कब की? तो 1875 में की। दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण का लेखन किया। कब किया? तो 1860 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। कब किया इन्होंने? तो 1882 में। 1882 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। कब बने? तो 1863 में बने ये। तो सबसे पहली जो घटना है यह 1860 में लिखी गई दीनबंधु मित्र जी के द्वारा नीलदर्पण है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये घटना हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होता है, जो कि गलत है। कैस्पियन सागर में नहीं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सही कथन पूछा गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी जेट के द्वारा होता है। शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इस मृदा का विकास सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में हुआ है तथा गहरे निम्न भागों में यह दोमट है। निचले भागों में इसमें कपास, गेहूं तथा दाल आदि पैदा की जाती है। उपयुक्त विवरण किस मृदा के संबंध में है? तो ये जो विवरण दिया है ये लाल मृदा के संदर्भ में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाल मृदा का निर्माण सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। यह मृदा छोटे नागपुर का पठार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, नीलगिरी तथा तमिलनाडु के पठार पर पाई जाती है। साथ ही यह महाराष्ट्र के कोंकण तट पर भी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिनूक। चिनूक के बारे में, चिनूक क्या है? रॉकीज के पूर्वी ढाल पर बहुत गर्म और सूखी पवन। तो यही कथन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चिनूक जो है यह गर्म हवा है, स्थानीय पवन है और इसको स्नो ईटर भी कहा जाता है, यानी कि इसके चलने से जो बर्फ पड़ी होती है रॉकीज के पूर्वी ढालों पर वह पिघल जाती है। तो इसे स्नो ईटर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कि अटाकामा मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है? अटाकामा मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है? पहले कथन देखते हैं। यह उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू में अवस्थित तटीय मरुस्थल है। दूसरा है, यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। तीसरा है, यहाँ सोना, नाइट्रेट, तांबा और सल्फर के समृद्ध क्षेत्र हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे इसके बारे में सत्य है? तो इसके बारे में तीनों कथन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर के पूर्व में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर लगभग 1000 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत पट्टी में अटाकामा मरुस्थल एंडीज पर्वत के पश्चिम में है। यहाँ पर प्रतिवर्ष औसतन 15 मिलीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती हैं। तो यहाँ पे पहला कथन जो है यह गलत है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढालों की तुलना में दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे कारण जो है यह सही है, क्योंकि हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा सही में होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कि ऑप्शन डी, यानी कि कथन तो गलत है बट कारण सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढालों की तुलना में दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है एवं उत्तरी ढाल शुष्क रहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन है और दूसरी तरफ उनसे होने वाले हिंताजन्य रोग। तो रेटिनाल से क्या होता है? तो रेटिनाल से होता है आँख जो है, नेत्र जो है यह सूख कर लाल होना। एक हो जाएगा तीसरा। और टोकोफेराल, तो टोकोफेराल से क्या होता है? तो टोकोफेराल से होता है आपका बंध्यता, यानी कि स्टेरिलिटी। और साइनोकोबालमिन से घातक रक्ताल्पता होता है, यानी कि जिसको एनीमिया भी कहा जाता है। और पायरिडॉक्सिन क्या है? तो मानसिक व्याधि होती है इसकी कमी से। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 2 को सूची 1 से सुमेलित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती
ग्राम स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसका यहाँ पे सुमेलित तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका आंसर जो होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 1 4 3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही कूट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी कि हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है या किए गए हैं? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। तो इसमें से वाराणसी और मथुरा को हृदय के तहत शामिल किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शहरी नियोजन आर्थिक विकास संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। 2 शहरों मथुरा और वाराणसी को हृदय योजना द्वारा चुना गया। इस योजना में स्वच्छता सुविधाओं, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, नागरिक सेवाओं आदि का विकास शामिल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ पादप हार्मोन है और दूसरी तरफ इनका कार्य दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ऑक्सिन जो है या शिखर प्रधानता के लिए है, जिब्रेलिन जो है या कोशिका वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन करता है, और साथ ही एब्सिसिक अम्ल जो है यह वृद्धि अवरोधक है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है, विषाणु से, जीवाणु से, कीट से या फिर पौधे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु से। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक फसल है जिसमें बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजाइनेसिस का जीन कपास में डाला गया है। इसके फलस्वरूप बीटी कॉटन एक पीड़क सह फसल है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ कार्यक्रम दिया हुआ है। तो प्रथम योजना के तहत यहाँ पे सामुदायिक विकास, द्वितीय योजना के तहत यहाँ पे हो जाएगा आपका तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय योजना के तहत हो जाएगा आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चतुर्थ के तहत क्या होगा, तो चतुर्थ के तहत हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के लिए समृद्धि, यानी कि डी का 5वां हो जाएगा। पंचम में हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी का ई का 4था हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा 2 1 3 5 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है पूर्ण रोजगार, ऑप्शन बी है मूल्य स्थिरता, ऑप्शन सी है अंतर्राज्य व्यापार का नियमन, और ऑप्शन डी है धन तथा न्याय का न्यायोजित वितरण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की प्राप्ति हेतु आगम तथा व्ययों की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति में धन तथा आय के न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति तथा मूल्य स्थिरता का उद्देश्य निहित है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फसल और देश दिया हुआ है, रबड़ थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन और गन्ना ब्राज़ील। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कहवा मंगोलिया जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। कहवा जो है यह उत्पादक देश इसका ब्राज़ील है, ना कि मंगोलिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन समजात अंग हैं? कीटों एवं पक्षियों के पंख, मछली एवं बिल्ली की पूंछ, मगर की त्वचा और पक्षियों के पंख। ऑप्शन डी घोड़े एवं आदमी का अग्रपाद। तो कौन सा यहाँ पे समजात अंग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, घोड़े एवं आदमी का अग्रपाद जो है यह दोनों समजात अंग हैं। समजात अंग वे अंग होते हैं जो संरचना तथा कार्य में भिन्न होते हैं परंतु उत्पत्ति में समान होते हैं, जैसे मनुष्य के हाथ तथा घोड़े के अग्रपाद, यानी कि अगला पैर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको जो है उष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पॉलीथीन, टेरिलीन, नायलॉन या फिर बैकेलाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बैकेलाइट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको उष्मा के कुचालक द्वारा बनाया जाना चाहिए। इस हेतु प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? वसा,
ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन, यानी मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि होती है किसकी कमी के कारण, तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर एप्पल, कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवर्म, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा, और ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर फूल, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पिसीकल्चर जो दिया हुआ है लाख का कीड़ा, ये गलत है क्योंकि पिसीकल्चर मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है यह है आपका एक स्ट्रैंडेड RNA। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एड्स बीमारी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु द्वारा जनित है। यह एक RNA विषाणु है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ एक रज्जुक यानी कि RNA होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? एडिपोस ऊतक में, लाल रुधिर कोशिका में, पेशीय ऊतक में, ऑप्शन डी है उपकला ऊतक में, किस में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मानव शरीर में वसा का भंडारण जो होता है यह होता है आपके एडिपोस ऊतक में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में वसा का भंडारण एडिपोस ऊतक में होता है। ये मुख्य रूप से त्वचा के नीचे स्थित ढीले संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। जिन पोषक तत्वों का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता वे वसा में परिवर्तित हो जाते हैं और इस ऊतक में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार ये ऊतक शरीर को इंसुलेशन भी प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलिकोसिस क्या है? मतलब सिलिकोसिस एक है गुर्दा संबंधी बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी या फिर अव्यवस्थित तंत्रिका। तो सिलिकोसिस जो है यह एक फेफड़े संबंधित बीमारी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाखून पॉलिश परिमार्जक यानी कि रिमूवर में क्या होता है? एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए एसीटोन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं? छत के सीलिंग पंखे, विद्युत गीजर, नल के रूप प्रदीप्त यानी कि ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं, तीनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मार्च 2002 से संचालित देश की ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एक एजेंसी है। एजेंसी का कार्य ऐसे उपकरणों को विकसित करना है जो भारत में ऊर्जा की कुशल उपयोग, वृद्धि व संरक्षण को बढ़ा सके। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके द्वारा ये जो है केसरिया झंडे के बारे में बताया गया था? तो ये जो है ये था जवाहरलाल नेहरू जी का विचार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा में इसे 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सोनभद्र, तो सोनभद्र में चूने का पत्थर, सोनभद्र हो जाएगा चूने का पत्थर। इलाहाबाद,
तो इलाहाबाद शीशे वाली बालू, ललितपुर तांबा और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा 4-3-2-1 हो जाएगा। 4-3-2-1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की किस्मों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है। पक्षी है, बिहार है, दूसरी तरफ स्थान समसपुर, रायबरेली, नवाबगंज, इलाहाबाद, बखीरा, संत कबीर नगर, सांडी, हरदोई। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, या जो नवाबगंज इलाहाबाद दिया हुआ सही नहीं है, क्योंकि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है। तो यहाँ पे पुरुष साक्षरता का जो प्रतिशत है यह है 77.3%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और महिला जो प्रतिशत है यह है 57.2%। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। ये हैं तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान और विंध्य पहाड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी महासागर का पादप पलवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन देखते हैं। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा है महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा है महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा यहाँ पे सही होगा, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। यदि किसी महासागर के पादप पलवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाएं तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर बुरी तरह से प्रभावित होगी और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है। जैव ईंधन जेट्रोफा से भी बनाया जा सकता है। करंज, महुआ व नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इससे अच्छी कमाई होने से किसान अपने खेतों में अन्य फसलों को उपजाना बंद न कर दें, इससे भारत की खाद्य प्रणाली खतरे में पड़ सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, पहला है कि इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, पहला सही है। यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है, ये भी सही है। यह व्यक्तियों और संपत्ति को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। और प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना मार्च 2010 में हुई थी। यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी निपटान तथा व्यक्ति एवं संपत्तियों को इससे हुई हानि पर मुआवजा देने पर विचार करती है। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है। ऑप्शन देखते हैं, पुदुचेरी, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, या ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए पुदुचेरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी में लिंगानुपात 1000 से अधिक अर्थात 1037 है। 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सम्मिलित करना है। एक तरफ जनपद दिया हुआ है, एक तरफ मुख्यालय है। अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। कानपुर देहात का, तो कानपुर देहात का अकबरपुर माती हो जाएगा। जालौन का जो मुख्यालय है जालौन का हो जाएगा उरई, और सिद्धार्थनगर का हो जाएगा नौगढ़। तो इसका जो सही कोड होगा 3142 हो जाएगा। 3142 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है।
तो जो पर्यावरण से मित्रवत हों उन्हें इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण को तेजी से औद्योगिकरण, अनियोजित शहरीकरण और बेहतर जीवन स्तर को हासिल करने के लिए दौड़ में उपभोग के पैटर्न से भारी तनाव है। यह स्पष्ट है कि अकेले प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों द्वारा नियामक क्रियाएं पर्यावरण को अपने मूल राज्य में बहाल नहीं कर सकती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ, श्रृंगबेरपुर, फैजाबाद। तो यहाँ पे श्रृंगबेरपुर जो दिया हुआ है या फैजाबाद नहीं, या प्रयागराज में स्थित है, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो रही है यह 17.70% रही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया? तो 1986 के अधीन जो गठित किया गया है यह है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के उपधारा 3 के तहत भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने से ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बड़े आकार वाले हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने का गुण होता है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पादप ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो ये जो है कौन सी चीज़ इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोत्तम सूचक है? तो लाइकेन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक तीव्र गंध युक्त विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं के तहत तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, या फिर ताल छापर अभ्यारण्य चुरू। कौन सा इसमें से विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1982 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने वर्ष 1985 में इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन, या फिर जल प्रदूषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि UNFCCC से जुड़ा है। यह ग्रीन हाउस गैसों से निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता वर्ष 2008 में शुरू हुई थी और समाप्त हुई थी 2012 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता के तापस्थल हॉटस्पॉट हैं कौन से? तो ये हैं पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हो जाएगा जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है या नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। आर्थिक विकास, तो स्वास्थ्य से संबंधित, आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक परिवर्तन, संपोषित विकास जो हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद से, और जीवन की गुणवत्ता तो यह पर्यावरण से संबंधित होगा। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा 3 4 2 1 होगा। 3 4 2 1 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
यहाँ पे सुमेलित करना है। सतत विकास दिया हुआ है और इससे संबंधित विषय दिए हुए हैं, यानी कि कौन से जो 17 SDG गोल हैं उसमें से इनको सुमेलित करना है। तो SDG 10 में क्या है, तो SDG 10 में दिया हुआ है असमानताओं में कमी लाना है। और SDG 13 क्या है, तो जलवायु क्रिया हो जाएगी, यानी कि क्लाइमेट एक्शन। SDG 14 में पानी के नीचे का जीवन दिया हुआ है और SDG 15 में ज़मीन पर जीवन के बारे में दिया हुआ है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3-1-4-2। 3-1-4-2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ योजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके शुरू होने वाले वर्ष हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 88। तो इसका जो सही कोड होगा 3-4-1-2 हो जाएगा। 3-4-1-2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में शुरू की गई थी, कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है 28 अगस्त 2014 को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, यह शीर्ष बैंक है। दूसरा कथन है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। तीसरा है, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। और चौथा है, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो कौन कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे तीसरा नहीं सही है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो यह है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल जो है या नमकीन होता है, इसके कारण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, तो वर्षा की बूंद का आकार जो है गोलाकार या होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी का मापन। बी है ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑप्शन सी है ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। और डी है एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग जो है परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी अमीटर की परास बढ़ाने के लिए उसके समानांतर क्रम में शंट लगाए जाते हैं। सामान्यतः एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी या फिर क्यूरी। तो रेडियोधर्मिता की जो सक्रियता का मात्रक है यह है क्यूरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा युग्म सामान्य तापमान और सामान्य दाब पर द्रव होता है, तो ये है पारद और ब्रोमीन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पारद तथा ब्रोमीन दो ऐसे तत्व हैं जो कमरे के ताप तथा मानक दाब पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तो जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जमने पर इसका आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी आवश्यक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में या फिर दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देश और द्वीप बंदरगाह दिया हुआ है, सेशल्स, एजम्पसन द्वीप, ओमान, अगालेगा द्वीप, मॉरिशस, दुक्म बंदरगाह। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल पहला यहाँ पे सही सुमेलित है, दूसरा एवं तीसरा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
सेशल्स एजम्पसन द्वीप का भाग है, तो पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगलेगा द्वीप मॉरिशस में स्थित है तथा दुक्म बंदरगाह ओमान में स्थित है। तो दूसरा एवं तीसरा गलत है, पहला सिर्फ सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। तो यहाँ पे लीपजिंग जो है या जर्मनी में है। लीपजिंग आपका हो जाएगा जर्मनी, लीपजिंग हो जाएगा जर्मनी। डेट्रॉइट जो है यह हो जाएगा यूएसए। लॉरेन जो है या फ्रांस में स्थित है, और कम्बरलैंड जो है या यूके में स्थित है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4132। 4132 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। मसाई अफ्रीका, माओरी न्यूजीलैंड, बद्दू तो ये हो जाएगा मध्य पूर्व रेगिस्तान, और बिंदुबू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2143 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ वनस्पति दिया हुआ है भूमध्य सागरीय वनस्पति, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है। तो चैपरल उत्तरी अमेरिका, मॉकी दक्षिण यूरोप, फिनबॉस दक्षिण अफ्रीका, और मालिक स्क्रब्स जो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि पहले से ही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ ज्वालामुखी दिया हुआ है और दूसरी तरफ इनको सुमेलित करना है। सबनकाया तो ये पेरू में हो जाएगा, माउंट एटना इटली में हो जाएगा, कोलिमा जो है मैक्सिको का है, और माउंट मेरापी इंडोनेशिया का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही कोड होगा 2143 हो जाएगा। तो 2143 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका परतदार या अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ उद्योग दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान है। तो पेट्रोकेमिकल या बोंगाईगांव, विमान तो यह हो जाएगा बेंगलुरु, मशीन पार्ट्स तो यह हो जाएगा पिंजौर, और सूती वस्त्र तो कोयम्बटूर। तो इसका जो सही कोड होगा 4-3-2-1 हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ घटना है और दूसरी तरफ दिनांक दिया हुआ है, उनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ग्रीष्म संक्रांति ये है 21 जून को होती है, और शीत संक्रांति 22 दिसंबर को, और बसंत संक्रांति 21 मार्च, और शरद संक्रांति तो 23 सितंबर। तो इसका जो सही कोड होगा 1 2 4 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ब्रुनेई, कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कोलंबिया, और केन्या जो है यह भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तातीपाका तेल शोधन अवस्थित है कहाँ पर? तो यह अवस्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि दिया है। तो पश्चिमी घाट पर कुमारी कहलाता है स्थानांतरित कृषि, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये वालतारे कहलाता है, और उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहलाएगा, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यह डहिया कहलाता है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 2 3 1, ऑप्शन बी ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टपकन सिंचाई के संबंध में इनमें क्या सत्य है? यह जल बचत तकनीक पर है आधारित है। दूसरा कथन है, इसमें पानी को सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे जल संवहन के दौरान होने वाली पानी की बर्बादी की बचत होती है। तीसरा है, यह तकनीकी शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए वरदान है। और चौथा पॉइंट है, टपकन सिंचाई की खोज इजराइल से मानी जाती है। तो कौन कौन सा यहाँ पे कथन जो है टपकन सिंचाई के बारे में सही है? तो सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित दिया हुआ है? तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया जो दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। अबुल कलाम आज़ाद जो है
इनकी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है, ना कि हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है यह गांधी जी की पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ नहीं, कॉमनवेल्थ जो है ये नी बेसेंट की पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक है यह केसरी और मराठा है। महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम इनकी नहीं है, इनकी जो है हिंद स्वराज है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी की है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही सुमेलित है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव नहीं था? कौन सा इसमें से प्रस्ताव नहीं था? तो लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना बिल्कुल था इसे ये उद्देश्य। प्रांतों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध ये भी था। ऑप्शन जो सी में है कि संविधान सभा के सभी सदस्यों का भारतीय होना ये भी था। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था, ये गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव का एक भाग है, कब से बना? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? ऑप्शन देखते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या फिर न्यायपालिका। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। कहाँ पे ये अनुमति नहीं होती है? तो ये उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 25 सदस्य हो सकते हैं। दूसरा है, लोक लेखा समिति में लोक सेवा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के शीर्षस्थ व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 15 राज्यसभा, 15 जो है लोकसभा से। लोक लेखा समिति कार्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की और लोकसभा द्वारा प्रदत्त विभिन्न राशियों का विनियोग प्रदर्शित करने वाले लेखाओं की जांच करना है। इस समिति में राज्यसभा से 7 सदस्य सहयोजित होते हैं। समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा का अभिप्राय है, एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग या फिर पंचायतों के सदस्य। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे भारत के संविधान के संशोधन और विषय दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो यह दल बदल से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पंचायती राज से। 61वां संशोधन अधिनियम 1988 किससे संबंधित है? तो मतदान आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने से संबंधित है। और 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 2006। तो यह संबंधित है शिक्षा से। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कारण है कि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऊपर के वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, यानी कि कथन कारण दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो यह होता है विपक्षी दल का नेता। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति जिसका सर्वप्रथम 1921 में गठन किया गया, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। लेकिन 1954-55 में इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। सन 1967 में इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है, जिसका मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो ऐसा प्रावधान जो दिया गया है अनुच्छेद 355 में दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेश आया, यानी कि
अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय है। राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, या फिर असम, मेघालय, तमिलनाडु, या फिर है हिमाचल प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। इसमें ये जो है पेशा अधिनियम जो है परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि लागू नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि असम, मेघालय और तमिलनाडु। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 140 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।